नमस्कार साथियों, हरे कृष्ण। हम अमित रंजन फिर से नर्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने आए हैं। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम और हमारा टीम आप सभी के लिए। आइए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला सवाल ये है हमारा, इंडियन नेवी सीनियर अपॉइंटमेंट्स एंड नेशनल डिफेंस हायरार्की। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वाइस एडमिरल अजय कोच्चर है। ठीक है, 29 मई 2026 को इनको अपॉइंट किया गया है। ये जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ये इंडियन नेवी का दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट है। उससे पहले पहले नंबर पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, दूसरे नंबर पे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आता है। अजय कोच्चर से पहले वाइस एडमिरल संजय वात्सायन थे। अजय कोच्चर से पहले इनका, अजय कोच्चर जी का 37 ईयर्स ऑफ नेवल एक्सपीरियंसेस है। आगे देखते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवल मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। और एयर स्टाफ का चीफ कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और ये तीनों के हेड कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम लोग सीडीएस भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डीआरडीओ लीडरशिप ट्रांजिशन। डीआरडीओ के एडिशनल चार्जेस, डीआरडीओ के एडिशनल चार्ज किन्हें दिया गया है। अभी हाल ही में 31 मई 2026 को एडिशनल चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ किसे दिया गया है, राजेश कुमार सिंह को दिया गया है। ये सेक्रेटरी ऑफ डीआरडीओ हैं। इनसे पहले समीर वी कामत थे, चेयरमैन थे डीआरडीओ के। डीआरडीओ का अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राजेश कुमार सिंह जो सेक्रेटरी हैं, ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर केरला कैडर के हैं। डीआरडीओ ये बेसिकली काम क्या करता है, सेना के लिए मिसाइल तैयार करता है, रडार, लड़ाकू विमान, टैंक जैसे रक्षा तकनीकों का विकास करता है। डीआरडीओ का 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। पूरे भारत में 52 लेबोरेटरीज हैं। हेडक्वार्टर इसका देखा है तो दिल्ली में है डीआरडीओ का। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च कहां किया गया है, किस एयरपोर्ट पे, भारत के किस एयरपोर्ट पे स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। वो है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। भारत 19वां देश ऐसा बना है जहां स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। स्काई कास्ट सिस्टम होता क्या है, एक तरीके का ये एडवांस इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिससे कि हम लोगों को ये मिशन मिशन मौसम, ये सॉरी ये थोड़ा गलत गलत हो गया है, आप लोग देख लेना। मौसम, मिशन मौसम के तहत विकास किया गया है। इससे क्या होगा, पायलट्स और एविएशन ऑपरेटर को रियल टाइम वेदर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा। मिशन मौसम स्काई का सिस्टम जो है फाइटर फ्लाइट्स डिले कम होंगी, डाइवर्जेंस रुकेगा, फॉग और टर्ब्यूलेंस के वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन काफ़ी कम होगा, सेफ टेक ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। एटमॉस्फेयर में लगभग 3 किलोमीटर हाइट तक ये मॉनिटर कर सकता है। विंड स्पीड हो या डायरेक्शन ऑफ विंड हो, मॉइस्चर जैसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। एडवांस एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करने वाला भारत 19वां देश बन चुका है, जिसे स्काई कास्ट सिस्टम के नाम से जाना गया है। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं, एशियन इंडोर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड कॉन्टिनेंटल इवेंट्स टाइमलाइन। 2028 में एशियन इंडोर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। ये निर्णय कौन लेता है, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। हांगकांग में एक मीटिंग हुई थी, वहां डिक्लेयर किया गया कि इस बार 2028 में होने वाला एशियन इंडोर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी भुवनेश्वर शहर में होगा। 2027 में एशियन रिलेज कहां होने वाला है, चंडीगढ़ में होने वाला है।
पहला एशियन रिलेज बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जो कि तीसरी बार हुआ था, थर्ड एडिशन हुआ था। 2028 में एशियन इंडोर एथलेटिक्स कहाँ होने वाला है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के कौन से स्टेडियम में होने वाला है? कलिंगा स्टेडियम में होने वाला है। ऐसे देख लीजिएगा आप लोग, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? भुवनेश्वर में है। 2026 में चैंपियनशिप में इंडिया का कौन सा रैंक था? 6th, छठा रैंक भारत का था, जिसमें कि 5 मेडल लेके आया था। आप लोग देख सकते हैं, 1 गोल्ड है हमारा, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, टोटल 5 हुए। तो पूछ सकता है यहाँ पे एग्जाम में 2026 में चैंपियनशिप में इंडिया का कौन सा रैंक था? छठा रैंक था। AAA एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1973 में किया गया था। पहला एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब खेला गया था? 1973, 1973 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? फिलीपींस में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? फिलीपींस में। फिलीपींस में किस स्टेडियम में खेला गया था? मरीकीना स्टेडियम में खेला गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी ग्लोबल AI परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 के अकॉर्डिंग, इंडिया के डिजिटली इकोनॉमिक 2026 के अनुसार इंडिया का ग्लोबल रैंक AI परफॉर्मेंस में कौन सा रैंक पाया है? तो देख सकते हैं आप लोग, चौथा रैंक पाया है। मतलब भारत AI परफॉर्मेंस में ग्लोबल लेवल पे कौन से रैंक पे आया है? 4th रैंक पे आया है। कब आया है? 2026 में। ओके, 2025 में AI परफॉर्मेंस के हिसाब से भारत का जो रैंक था, आप लोग देख सकते हैं 8वां रैंक था, मतलब थोड़ा बढ़ा है। आप लोग देख सकते हैं ये करता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टार्टअप्स को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है, इनोवेशंस को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है, डिजिटल इकोनॉमी एंड ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक देखा जाता है। इससे पहले, भारत के पहले USA था, चाइना था, सिंगापुर था, और तब भारत बना है 4th, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। ICER, ये ICRIER शोध केंद्र, एक शोध केंद्र जो ये रिपोर्ट जारी करता है कि AI परफॉर्मेंस के बेस पे कौन से कंट्रीज कौन से नंबर पे आए हैं। ICRER का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ बेस पे कौन से कंट्री AI के बेस पे, AI परफॉर्मेंस के बेस पे कहाँ है, किस रैंक पे है, वो ये तय करता है, वो ये जो रिपोर्ट है ना, ये जारी करता है। हमारा अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, गोवा स्टेटहुड के बारे में। गोवा का स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुई? ये माफ करिएगा आप लोग, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1987। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और उस दिन वो 25वां राज्य भारत का बना था। भारत का 25वां राज्य, 25th स्टेट ऑफ इंडिया बना था। कब मनाया जाता है? 30 मई को 2026। 30 मई 2026 को गोवा अपने स्थापना दिवस का 39वां 39th स्टेटहुड डे मनाया है। ये पूछता है गोवा, अभी एग्जाम में ये पूछ सकता है गोवा में कौन सा, गोवा का स्टेटहुड कौन सा मनाया गया है? 39th स्टेटहुड मनाया गया है। कब? 30 में। आप लोग देख सकते हैं, माफी चाहते हैं, ये दिवस होगा, सॉरी सॉरी, मना, ठीक है। इससे पहले गोवा, ये बहुत अहम बात है, इससे पहले गोवा और दमन एंड दीव ज्वाइंट यूटी, ज्वाइंट टेरिटरी थे, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 के पहले तक ये पुर्तगाल का शासन यहाँ चलता था। आप लोग याद रखिए, 1961 के पहले तक पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन था, लेकिन पुर्तगाल के ना हटने के बाद भारत ने एक, भारतीय इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इस दौरान गोवा और दमन एंड दीव 2 यूटीज में कन्वर्ट हुए, और फाइनली 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद से वो भारत का 25वां राज्य बना। और आज मतलब 30 मई 2026 को गोवा अपना 39th स्टेटहुड सेलिब्रेट किया है। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। लगातार, ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग समझिएगा, लगातार 2 बार जीतने वाली IPL की तीसरी टीम कौन सी है? सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे की बात करते हैं। तो पहले 2010 और 2011 में चेन्नई सुपर किंग पहला टीम ये हुआ जो लगातार 2 बार जीता। दूसरा 2019 और 20 में मुंबई इंडियंस जो 2 बार लगातार जीता, ये दूसरा टीम हुआ।
और 2 बार लगातार जीता। ये तीसरा टीम कौन सा हुआ? 2025 और 2026 में कौन जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो ये पूछता है लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला तीसरा आईपीएल टीम कौन सा बना है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, किसे हराया था? गुजरात टाइटंस को हराया। 2025 में भी आरसीबी जीता था, 2026 में भी आरसीबी जीता, जिसके वजह से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये आईपीएल से रिलेटेड, कि लगातार 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले आईपीएल टीम तीसरी कौन सी है? तीसरी आरसीबी है। पहला आप सब देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, दूसरा आप सब देख सकते हैं मुंबई इंडियंस से, तीसरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कहां खेला गया था फाइनल? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था ये मैच। आप लोग देख सकते हैं, पहला 2010 में बता चुके हम, 2019 और 20 में मुंबई इंडियंस, 2025 और 2026 में फाइनल कौन जीता? आरसीबी। किसे हराया? जीटी, गुजरात टाइटंस को लाया। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? विराट कोहली को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। आईपीएल स्टार्ट कब से हुआ था? 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था। 2008 में सबसे पहला जो टीम था जो फाइनल जीता था आईपीएल का मैच, 2008 में आरआर, राजस्थान रॉयल्स, पहला विनर है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया जाता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये आईपीएल करवाता है हर साल। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है। ये बेसिकली कौन थी? प्लेबैक सिंगर थी। 2023 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। 89 ईयर्स ऑफ ओल्ड, 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। 28 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? भवानीपुर। भवानीपुर उस वक्त बांग्लादेश में था। मतलब बांग्लादेश 1937 में तो सब एक ही था ना, तो उस हिसाब से भवानीपुर बांग्लादेश, भवानीपुर में हुआ था बांग्लादेश। ये कई भाषा में गीत गाई हुई हैं। हिंदी हुआ, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, कन्नड़ है और भोजपुरी भाषा में भी। ये इतने सारे भाषा में ये गीत गाना गाई हुई हैं। कौन? सुमन कल्याणपुर, इनका निधन हुआ है। हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2019 में इन्हें लता मंगेशकर अवार्ड भी दिया जा चुका है। 2009 में लता मंगेशकर अवार्ड भी दिया जा चुका है। 2024 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है। तो सवाल आएगा कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। चेनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट की जाएगी, कहां की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे सहमति मिली है, कंसेंट मिला है। ये कहां बन रहा है? हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। हिमाचल प्रदेश में चेनाब ब्यास एक टनल बना रहा है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसमें लागत कितना है? 2352 करोड़ रुपया लागत है इस टनल को बनाने के लिए। और ये टनल कितना लंबा है? 8.7 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी के द्वारा किया जाएगा। ये कहां पे बन रहा है? एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली में स्टार्ट किया जा रहा है। इससे कम से कम 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा, चेनाब ब्यास टनल प्रोजेक्ट कहां शुरू किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली में स्टार्ट किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। इंडिया का पहला ब्लू बॉन्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सवाल यही आएगा, सीधा सीधी सवाल है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड, भारत का पहला, हम फिर बोल रहे हैं, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? यहां पे देखिएगा सागरमाला, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं हम, लेकिन यहां पूरा सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है। ब्लू बॉन्ड क्या होता है थोड़ा ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम, कोस्टल एरियाज, पोर्ट्स, शिपिंग,
इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग लगभग ये सब चीज पे ये काम करेगा। कौन? ब्लू बॉन्ड मतलब सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। मैरीटाइम को सुधारेगा, कोस्टल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा, पोर्ट्स को सुधारेगा, शिपिंग फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो सब चीज को सुधारेगा। कौन? भारत का पहला ब्लू बॉन्ड। पहला ब्लू बॉन्ड मतलब भारत का पहला है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। कितना मार्केट से इसको लगभग लगभग 1,000 करोड़ रुपया लेना है, एक्यूमुलेट करना है, 1,000 करोड़ मार्केट से कलेक्ट करना है। इंडिया का पहला मैरीटाइम सेक्टर फोकस कर रहा है फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, भारत का पहला ऐसा ये कॉरपोरेशन है जो मैरीटाइम सेक्टर पे फोकस कर रहा है, मतलब इन सब चीज पे वो काम करेगा। 2016 में इसका नाम था सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये जो आज सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन है 2016 में शुरू हुआ था और शुरू में इसका नाम था सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। लेकिन मई 2025 में इसका नाम बदलकर रखा गया सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, 19 जून 2025 आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस मिला। किसको? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन को। इसके एमडी कौन है? एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एलवीएस सुधाकर बाबू। आशा करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी। नेक्स्ट, खेत बचाओ अभियान कौन से राज्य में शुरू किया गया है? कौन से राज्य में, कौन से जिला में शुरू किया गया है? खेत बचाओ अभियान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शुरू किया गया है। ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर तथा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने किया है। शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये योजना चलाया जाएगा, खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। ड्यूरेशन कब तक? 1 जून से लेके 30 जून तक का है ये योजना, ये अभियान। 2026 1600 से ज्यादा टीम शामिल हैं इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होगा, आसान शब्दों में बात करें तो खेत बचाओ। खेत बचाने से पता ही चल रहा है खेत को बचाना है किस चीज से? बहुत ज्यादा केमिकल यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना है। इससे किसानों का इनकम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बेटर नेवर स्टॉप लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स। एक बुक है, इनके ऑथर हैं श्याम श्रीनिवास। ये इंपॉर्टेंट है, वो बुक लिखा किसने? श्याम श्रीनिवास। इस बुक में हम लोगों को क्या देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा? लीडरशिप लेसन्स है इसमें। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बेस पे श्याम श्रीनिवास ने बुक लिखा है। इसमें आपको बैंकिंग से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण बातें मिल सकती हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा मिल सकता है। ये पब्लिश कब किया गया था? मई 2026 में, मई 2026 में पब्लिश किया गया था। हालांकि श्याम श्रीनिवास कौन थे? फेडरल बैंक के फॉर्मर सीईओ हैं। फेडरल बैंक के फॉर्मर सीईओ हैं कौन? श्याम श्रीनिवास, जिन्होंने बेटर नेवर स्टॉप लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स बुक लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? बैंकिंग से जुड़ा एक्सपीरियंसेस है, स्पोर्ट्स से जुड़ा एक्सपीरियंसेस ये साझा किए हैं। ये 30 साल बैंकिंग सेक्टर में रह के इनका एक्सपीरियंस से 30 साल का बैंकिंग में इनका एक्सपीरियंस है। किसका? श्याम श्रीनिवास। क्या बुक लिखे? बेटर नेवर स्टॉप लीडरशिप इनसाइट्स फ्रॉम लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड बुक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का एक नया नाम दिया है जिसका नाम है पावागढ़। ये आ सकता है एग्जाम में आएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या रखा है? पावागढ़। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या है? पावागढ़। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट के मुताबिक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली माना जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका ये जो जगह है पावागढ़ महापरिनिर्वाण स्थली माना जाता है और उन्हीं के संबंध में, उन्हीं से रिलेटेड पावागढ़ इसे कहा गया है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में इस जगह को, जिसका नाम था पहले फाजिल नगर,
ग्रंथ में मतलब एंशियंट हॉली बुक्स में पावा या पावागढ़ इसे कहा गया है, जिसके हिसाब से ये पावागढ़ इसको रखा गया है। मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या रखा? पावागढ़। आगे बढ़ते हैं। सरकार का मानना है कि इससे ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान पुनः स्थापित होगी। लाजमी है, इससे एक ऐतिहासिक हो या धार्मिक हो, एक आस्था बढ़ेगा और एक मजबूती मिलेगा। ऑल्दो नेम चेंज का अंतिम अप्रूवल, नाम चेंज का अंतिम अप्रूवल कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिसूचना के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अभी जारी है, प्रशासनिक प्रक्रिया अभी नेम चेंज के दौरान जारी है। इलाहाबाद को प्रयागराज कहा गया, फैजाबाद को अयोध्या किया गया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में बदला गया और झांसी को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से नाम बदला गया। आगे देखते हैं हम लोग अपना सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन फॉर माइनर्स। ऐसा कौन सा देश है जो 16 साल के कम के बच्चों को रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप सोशल मीडिया पे बैन किया है? सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा देश है जो 16 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सोशल मीडिया पे बैन किया गया है? वो है हमारा नहीं, मतलब देश है वो मलेशिया। मलेशिया वो देश है जो 16 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। ये नियम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे 8 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म पे लागू होगा। मलेशिया के बारे में बात करें तो मलेशिया का कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। हेड ऑफ किंग, यहाँ के किंग कौन है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। यहाँ के मतलब मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। बात करते चले ऐसा और रेगुलेशन और किस किस देश ने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और साउथ कोरिया मलेशिया से पहले लगाया है। आइए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया अभी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में टेररिस्ट को ट्रेस करने के लिए जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन शेरुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक ऑपरेशन चलाया गया टेररिस्ट को ट्रेस करने के लिए, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन शेरुअली। क्या है? ऑपरेशन शेरुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन शेरुअली। ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन है। ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा ये राजौरी पूंछ फॉरेस्ट बेल्ट और एलओसी के आसपास के डेंस फॉरेस्ट में चलाया जा रहा है। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजौरी पूंछ फॉरेस्ट बेल्ट और एलओसी के आसपास के डेंस फॉरेस्ट में चलाया जा रहा है। देखिए इससे क्वेश्चन ये पूछेगा पक्का कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के टेररिस्ट को ट्रेस करने के लिए एक ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन शेरुअली। ऑपरेशन शेरुअली। मेन पर्पस क्या है? टेररिस्ट के ठिकाने का पता लगाना, घुसपैठ को रोकना, टेरर सपोर्ट नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना और बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत मजबूत करना। ऑलराइट, ऑपरेशन में क्या क्या चीज शामिल है? ड्रोन है, हेलीकॉप्टर्स है, थर्मल इमेज सिस्टम है, स्नाइपर डॉग्स हैं, एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज का यूज भी किया जा रहा है। अगर श्रीनगर का बात करें तो अभी श्रीनगर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है हमारे? मनोज सिन्हा। श्रीनगर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला। लोकसभा का सीट 5 है, राज्यसभा का सीट 4 है और एमएलए का सीट 90 है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट डील किस कंट्री के साथ किया गया है? मई 2026 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता वियतनाम से किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का समझौता, आपूर्ति के लिए समझौता किस देश से किया गया है? वियतनाम से किया गया है। वियतनाम के साथ ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इंडोनेशिया के साथ सिमिलर डील फाइनल स्टेज पे है। यही सेम डील हम लोग वियतनाम के साथ जो किए, फिर इंडोनेशिया के साथ भी किए हुए हैं। इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रहा है वो हमारा फाइनल स्टेज पे है। 6 करोड़ कीमत बताया जा रहा है इस डील का।
इंडिया पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। इंडिया फिलीपींस को ऑलरेडी कर चुका है ब्रह्मोस। ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडिया प्लस रसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडिया प्लस रसिया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लैंड हो, सी हो, एयर हो, सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है ये ब्रह्मोस। अगला सवाल देखते हैं। तेलंगाना के स्टेटहुड के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग आज से अभी थोड़ी देर पहले गोवा के स्टेटहुड के बारे में पता किए, डिस्कस किए, उसी तरह से तेलंगाना के स्टेटहुड के बारे में जानते हैं। तेलंगाना का स्टेटहुड की अगर बात करें तो अभी हाल ही में ऐसा सवाल आ सकता है कि भी हाल ही में किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो आंसर है हमारा तेलंगाना। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना अभी हाल ही में अपना कौन सा स्टेटहुड डे मनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्टेटहुड डे मनाया है। इसका फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। एक एक्ट है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत तेलंगाना स्टेट का अपना अलग गठन हुआ। हालांकि 2015 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो राजधानी था वो हैदराबाद था, लेकिन 2015 1 जनवरी से 1 जनवरी से तेलंगाना राज्य की राजधानी अमरावती हुई। अब देखते हैं यहाँ पे एक बात सीखते हैं हम लोग कि नया राज्य बनता कैसे है। तो नया राज्य बनाने का जो राष्ट्रपति प्रस्ताव विधानसभा को भेजता है और राज्य विधानमंडल अपनी राय देता है। केंद्र सरकार संसद में विधेयक पेश करती है, जैसे कि लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और तब ये विधेयक पारित होता है। यहाँ पे दोस्तों मिट चुका है, लेकिन हम बता देते हैं। तेलंगाना राज्य के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा का जो सीट है इसका 17 है। लोकसभा का सीट क्या है? 17 है। और एमएलए का सीट इसके पास 119 है। और एमएलसी का बात करें तो 40 सीट है इसके पास, तेलंगाना राज्य के पास। और तेलंगाना राज्य में राज्यसभा का जो सीट है वो 7 है। एक बार फिर से बोल देते हैं। तेलंगाना राज्य में लोकसभा का सीट 17 है। तेलंगाना राज्य में राज्यसभा का सीट 7 है। तेलंगाना राज्य में एमएलसी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट 119 है। और तेलंगाना राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट 40 है। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। 81st यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए, इसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने हैं? खलीलुर रहमान। यूएनजीसी, इसका सवाल ऐसे आएगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 81st या 81वां प्रेसिडेंट कौन बने हैं हाल ही में? खलीलुर रहमान बने हैं, जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये सेशन 8 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा इनका। खलीलुर रहमान जो हैं बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अभी अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 81st इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इलेक्टेड प्रेसिडेंट खलीलुर रहमान हैं। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। 8 सितंबर 2026 से इनका कार्यकाल मतलब शुरू होगा। साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को सीक्रेट बैलेट इलेक्शन में हराया इन्होंने। कौन हराया? खलीलुर रहमान। किसको हराया? एंड्रियास काकोरी को सीक्रेट बैलेट इलेक्शन में इन्होंने हराया। और एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे कौन? खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान 81st इलेक्टेड प्रेसिडेंट है किसके? यूएनजीए के। और साथ ही साथ एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट भी करेंगे कौन? खलीलुर रहमान। आप लोग याद रखिए ये नाम, खलीलुर रहमान, जो फॉरेन के बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। कौन से नंबर पे आए हैं? 81st, ये भी याद रखिएगा। यूएनजीए के प्रेसिडेंट खलीलुर रहमान कौन से नंबर पे? 81st, 81वां। आगे बढ़ते हैं। एपीआरओ यूएनजीए के, एपीआरओ का मतलब यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप, फिर से बोल रहे हैं हम, एपीआरओ का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप। और यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 5 रीजनल ग्रुप से में से एक है।
इनमें एशिया और पैसिफिक रीजन के देश शामिल हैं। यूएन में कई पदों एवं प्रेसिडेंसी का जो रोटेशन पीरियड जैसा चलता है, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, 1 से 5 रोल नंबर वाले पहले फर्स्ट बेंच पे, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15 रोटेट होता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे यूएन में कई पदों पर और प्रेसिडेंसी के लिए रोटेशन चलते रहता है। रीजनल ग्रुप्स के आधार पर रोटेशन चलते रहता है। जैसे कि आज बांग्लादेश का बना है तो कल किसी और देश का, कल किसी और देश का, ऐसे करके रोटेशन चलते रहता है। किसके लिए? कई पदों हैं, कई पद के लिए कई सारे पोस्ट हैं, और फिर प्रेसिडेंसी पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। 81st सेशन का मुख्य थीम, ये जो 81वां सेशन है, 81वां सत्र है, या फिर यूएनजीए का 81st सेशन है, इसका मेन पॉइंट क्या है, मुख्य थीम क्या है, उद्देश्य क्या है? रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और यूनाइटेड नेशंस डिलीवर्स फॉर ऑल। इसके पहले वाले अध्यक्ष का नाम क्या था? ये तो मान लीजिए कि 81st अध्यक्ष बने हैं, 81वें अध्यक्ष बने खलीलुर रहमान। 80वें मतलब 80th प्रेसिडेंट कौन बने थे, 80th अध्यक्ष यूएनजीए के कौन बने थे? वो है एनालेना बेयरबॉक। एनालेना बेयरबॉक, ठीक है, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे ये। इन्होंने 9 सितंबर 2025 को 80th सेशन के अध्यक्षता संभाली थी। 2025 9 सितंबर 2025 को ये एनालेना बेयरबॉक अध्यक्षता संभाली थी। किसका? यूएनजीए का। कितने नंबर पे थी? 80th नंबर पे थी, और 81st पे हमारे खलीलुर रहमान आ गए, ठीक है। ये 8 सितंबर 2026 से इनके जगह पे इनका पद संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए के अगर बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पता करते हैं तो यूएन का 6 प्रिंसिपल मेन पार्ट है। प्रिंसिपल, ठीक है, सॉरी इसके लिए 6 इंटीग्रल या फिर प्रिंसिपल या फिर मेन पार्ट में से एक है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। यूएनजीए जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वैश्विक मुद्दों का चर्चा किया जाता है। इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1945 में इसका स्टैब्लिश हुआ था यूएनजीए का। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूएनजीए के प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 साल का होता है। यूएनजीए के प्रेसिडेंट का टेन्योर 1 साल का होता है। जैसा कि आप देखें, एनालेना बेयरबॉक अगर 9 सितंबर को 2025 को अपना पद संभाली थी, तो अगले 9 सितंबर को हमारे नए खलीलुर रहमान आएंगे, वहां पे इनके जगह पे आएंगे, ठीक है, खलीलुर रहमान। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के पद पे अभी कौन आए हैं? कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री के पद पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? आइए देखते हैं। जून 2026 में कर्नाटक के 24वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका आगे कुछ जिक्र करेंगे, 24वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? डीके शिव कुमार। ये 2.5 साल और ये 24 एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है, हम बताते हैं आगे, ठीक है। पहले मतलब 24वें मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के पहले कौन थे? डीके शिव कुमार के जस्ट पहले कौन से? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के नाम के भी आगे 2.5 ईयर्स लिखा है, मतलब 2.5 साल, और इनके नाम के आगे भी 2.5 साल लिखा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों उस राज्य के कांग्रेस के सीनियर, मोस्ट सीनियर लीडर हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट के वजह से, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने को लेके इन्होंने आपस में कुछ ऐसा शर्त रखा होगा कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल हम रहेंगे, जिसके वजह से 2.5 साल डीके शिवा कुमार, सॉरी 2.5 साल पहले सिद्धारमैया रहे, फिर इनका 2.5 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, इनके जगह पे आ गए 24वें मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार। तो अभी करंट में कर्नाटका के बिना इलेक्शन के, ये भी बड़ी बात है, कर्नाटका में अभी जैसे कि हम लोग नोटिस किए होंगे कि असम में, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था, वहां पे नए नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए। उसी तरीके से कर्नाटका का तो किसी न्यूज़पेपर पे, किसी न्यूज चैनल पे कोई ऐसा न्यूज़ देखने सुनने को नहीं मिला था कि वहां पे कोई इलेक्शन है। फिर भी भैया ये नए मुख्यमंत्री कैसे बन गए? तो ऐसे बने कि दोनों सीनियर थे और दोनों का कोएलिशन कुछ हुआ होगा आपस में, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि 2.5 साल ये रहेंगे, ऐसा आपस में कुछ वे लोग बात किए होंगे, और 2.5 साल ये रहेंगे, ठीक है। जिसके वजह से पहले कौन थे, हम बार बार बोल रहे हैं, पहले कौन थे? सिद्धारमैया 2.5 साल रहे, और जब ये 2.5 साल कंप्लीट हो गया तो फिर ये अपना कुर्सी, ये अपना पद, मुख्यमंत्री नए कौन बने? डीके शिव कुमार। लिहाजा कर्नाटका के करेंटली चीफ मिनिस्टर कौन है? डीके शिव कुमार, 24वें मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। आगे बढ़ते हैं।
कर्नाटका के टेन्योर के रूप में ये 34वें मुख्यमंत्री हैं। बहुत सूक्ष्म बिंदु हम पकड़ रहे हैं और आप लोग तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटका के टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, टेन्योर 5 साल 5 साल 5 साल, अगर हम टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डीके शिव कुमार 34वें, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 34वें मतलब 34th चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अगर हम बात करें व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये 24वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, टेन्योर अलग होता है और व्यक्ति का बात करें तो वो अलग होता है। फिर से बोल रहे हैं, टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटका की जो सीएम बने हैं वो 34वें हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो वो 24वें है। आगे बढ़ते हैं, इनका शपथ ग्रहण कहां होगा? किनका शपथ ग्रहण? रिवाइज करते हैं फिर से हम लोग। कर्नाटका के 24वें मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण कहां होगा? बेंगलोर के लोक भवन में होना है, बेंगलोर के लोक भवन में होता है। और साथ ही देख लेते हैं डिप्यूटी सीएम कौन है? जी परमेश्वर। सीएम जी साथी हो गया, माफी चाहते हैं। डिप्यूटी सीएम कौन है? जी ऐसा अलग है। जी परमेश्वर ये डिप्यूटी सीएम है। 30 मई 2026 को डी के शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर्स के रूप में प्रस्ताव रखा गया, जिसे सबके सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। किसको? डी के शिव कुमार को। किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए। किस राज्य के? कर्नाटका। किस नंबर पे? 24। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और सीट की अगर बात करें, गवर्नर थावर चंद गहलोत हो गए, सीएम हमारे डीके शिव कुमार हो गए, और डिप्यूटी सीएम का बात करें तो जी परमेश्वर हो गए। कर्नाटका के पास लोकसभा का सीट 28, कर्नाटका के पास लोकसभा का सीट 28, राज्यसभा का सीट 12 और लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट्स कितना है? 224। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में महिला न्यायाधीश को अपॉइंट किया है, वो कितने नंबर पे आई हैं, कौन है, ये सब हम लोग देखते हैं। देखिए, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नंबर पे? 12वीं महिला न्यायाधीश जस्टिस वी मोहना बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा देगा। ठीक है, करंट अफेयर्स, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो 1950 में इसका स्थापना हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट का 1950 में एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कौन सी महिला न्यायाधीश को अपॉइंट किया गया है? वो है जस्टिस वी मोहना, 12वीं महिला है, सुप्रीम कोर्ट की 12वीं वुमेन जज हैं। ठीक है, जून 2031 में ये रिटायर करेंगी। एक बात और है, जैसे कि जून 2031 में ये रिटायर करेंगी, तो उसके पहले अगर किसी प्रॉब्लम के विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के 2031 में ये रिटायर करती हैं। जैसे कि इनका बीच में निधन ना हो, कोई और कुछ इशू ना हो, अगर आज से लेकर अभी ये अपना 2021 तक ये टेन्योर कंप्लीट करती हैं तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन जज बन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की। आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? 2021 में जब ये रिटायर करेंगी, उससे पहले किसी कारण से ये अपना कुर्सी नहीं छोड़ेंगी और ये अपने जज का जो भी टेन्योर है कंप्लीट करेंगी, तो ये लॉन्गेस्ट सर्विस वुमेन जज बन जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 76 वर्ष के इतिहास में, 76 मतलब 1950 उधर हो गया तो 50 साल और इधर 26, 76 हो गया। 76 वर्ष के इतिहास में बार काउंसिल से डायरेक्ट अपॉइंट होने वाली ये दूसरी महिला है। तो भैया पहली कौन है? पहली देख लेते हैं। पहली है हमारी 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा। बहुत अच्छा सवाल है कि 76 वर्ष के इतिहास में बार काउंसिल से डायरेक्ट अपॉइंट होने वाली दूसरी महिला है कौन? जस्टिस वी मोहना। पहला कौन है? बहुत बड़ी बात है, दूसरी महिला है जस्टिस वी मोहना। पहला कौन है? यहां पे इंदु मल्होत्रा, 2008 में इनको चुना गया था। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 27 मई 2026 को जस्टिस वी मोहना का नाम सिफारिश किया गया था।
यह भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस वी मोहना किसके सिफारिश पे, कौन से जस्टिस थे वो, तो जस्टिस सूर्यकांत। ये याद रखने वाली बात है। किसके कोलेजियम, किसके अध्यक्षता में, जस्टिस सूर्यकांत के कोलेजियम की अध्यक्षता में इनका नाम सिफारिश किया गया था वेमेन जस्टिस के लिए, वेमेन जज के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस 37 है और 38 था, मतलब 37 प्लस 37 तो जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस, तो टोटल 38, 38। हेड ऑफ कोलेजियम, कोलेजियम के हेड कौन होते हैं, कोलेजियम के हेड कौन होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है, कोलेजियम के हेड कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होने वाली 12वीं महिला जज कौन है, जस्टिस वी मोहना। इसके पहले कौन थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। असम का मुगा सिल्क मिशन किसके तहत चलाया जा रहा है, कौन सा मिशन है। बेसिकली असम का जो मुगा सिल्क है उसको हम लोग नेचुरल गोल्ड ऑफ सिल्क बोल लेते हैं। इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, उसका नाम है स्नेह जोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस मिशन का क्या नाम है जो असम के मुगा सिल्क को बेहतर बनाने के लिए या फिर उसको और अच्छा करने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, उस मिशन का नाम क्या है, मिशन स्नेह जोरी। फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिशन किया जा रहा है, मिशन स्नेह जोरी। किससे रिलेट कर रहा है, असम के मुगा सिल्क के लिए। असम के मुगा, प्रसिद्ध मुगा सिल्क, देखिए असम का प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया गया उसका नाम है मिशन स्नेह जोरी। ठीक है, असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया गया है उस मिशन का नाम क्या है, मिशन स्नेह जोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर, हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च करा है। मुगा सिल्क का अगर फीचर का बात करें तो इसे जीआई टैग प्राप्त है, नेचुरल गोल्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। असम का ये पहला चीज है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। तो ऐसे भी एक इंपॉर्टेंट हो गया कि असम का ऐसा कौन सा चीज है जिसे जीआई टैग प्राप्त है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो लीची को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, उसी तरीके से असम का ऐसा कौन सा पहला चीज है, मतलब इससे पहले ना ही था, इसके बाद पता नहीं, हो सकता है, लेकिन असम का अभी फिलहाल पहला ऐसा कौन सा चीज है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मुगा सिल्क। मुगा सिल्क को नेचुरल गोल्ड सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस का अगर बात करें, ग्लोबल लेवल पे इसका विकास हो, किसका, मुगा सिल्क का, वीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी चेन को मजबूत करेगा। ये बुनकर का इनकम भी बढ़ेगा, इससे बुनकर का इनकम भी बढ़ेगा इकोनॉमिकली देखे तो। मिशन के तहत सिल्क टूरिज्म पार्क, मिशन के तहत सिल्क टूरिज्म पार्क हुआ। एनुअल मुगा उत्सव भी रखा जाएगा, एनुअल मुगा उत्सव भी होगा, तो उससे भी इकोनॉमिकली हो, चाहे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा तो होगा ही असम को सिल्क हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ोतरी मिलेगा इससे। की फीचर्स की अगर बात करें तो ये 3 साल तक चलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो योजना है, ये जो एक प्लान है, 3 साल के लिए रखा गया है। इसमें मोटा मोटी 400 करोड़ का लागत है, मतलब देख सकते हैं आप लोग 396 एक एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट प्राइस बताया जा रहा है। 396 से लेके 411 के आसपास रहने वाला, और ऑन एन एवरेज 400 करोड़ हम लोग लेके चले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इन भारत सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स के जगह पे नया इंडेक्स लेके आया है, उसका नाम क्या है, पीपीआई। ये क्या है भैया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। 15 जून 2026 से जारी होगा भारत में। भारत सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स के जगह पे एक नया इंडेक्स लेके आया है, उसका नाम है पीपीआई आप लोग देख सकते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आगे देखेंगे हम लोग, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक होता है इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक होता है सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, सिर्फ ये समझने वाली बात है,
होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता था क्या नहीं, देखते हैं। ये जो हमारा WPI है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सिर्फ गुड्स मतलब आर्टिकल ऑब्जेक्ट गुड्स के कीमत के बदलाव को ही नापता था, सर्विस को शामिल नहीं किया गया था, प्रोड्यूसर कॉस्ट को शामिल नहीं किया गया था। और कई डेवलप्ड कंट्रीज ने WPI को छोड़ चुका है, जो विकसित देश है WPI को छोड़ के और वही PPI को अडॉप्ट किया है। आगे देखते हैं PPI क्या है। WPI आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट गुड्स के कीमत के जो बदलाव होता था, वेरिएशन, उसको ये नापता था, लेकिन प्रोड्यूसर के कॉस्ट को नहीं, सर्विस कॉस्ट को या फिर सर्विसेज को शामिल नहीं करता था। ठीक है, और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं ये WPI को छोड़ चुके हैं और नया PPI को एडॉप्ट कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि PPI क्या है। PPI आप लोग देखिएगा, गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइस चेंजेस को नापेगा। पहला अंतर दिख रहा है, ये सिर्फ जहां गुड्स के प्राइस को देखता था, ये गुड्स ये ऐसा गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइस चेंजेस को मापेगा। दूसरा इन्फ्लेशन महंगाई के सटीक तरीके से नापा जा सकता है, महंगाई को सटीक तरीके से नापा जा सकता है किसके थ्रू, PPI के थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीके से जो PPI है इंटरनेशनल सिस्टम के अनुरूप है। PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इंटरनेशनल सिस्टम के प्रारूप है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग CBSE न्यू चेयरमैन अपॉइंटमेंट। CBSE के नए चेयरमैन के पद पर अपॉइंटमेंट किनका हुआ अभी हाल ही में? CBSE के नए चेयरमैन कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। वाह, नाम तो बड़ा प्यारा है, लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रशांत सीताराम। इसी बहाने सीताराम तो मुंह से निकल रहा है, नहीं तो आजकल के आपाधापी के जीवन में किससे निकल रहा है। आगे देखते हैं। CBSE के नए चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किए गए लोखंडे प्रशांत सीताराम पहले होम मिनिस्टर में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे थे। जो लोखंडे प्रशांत सीताराम है पहले होम मिनिस्टर के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। अगर बात करें लोखंडे प्रशांत सीताराम किसके पहले कौन थे, इससे पहले राहुल सिंह थे। CBSE के चेयरमैन इससे पहले राहुल सिंह थे, राहुल सिंह के जगह पे लोखंडे प्रशांत सीताराम आए हैं। अभी इन्हें मतलब राहुल सिंह जी को, राहुल सिंह डिप्टी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर ट्रांसफर किया गया है। जो CBSE के पहले चेयरमैन राहुल सिंह थे वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर के डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर ट्रांसफर किए गए हैं, ट्रांसफर हुआ है इनका। अगर बात करें और CBSE के नए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया, उनका नाम है वरुण भारद्वाज। ये पूछता नहीं है, हालांकि सेक्रेटरी नहीं पूछता है, बस चेयरमैन आप लोग याद रखिएगा। CBSE के नए चेयरमैन कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये पहले कहां थे? होम मिनिस्टर में एडिशनल सेक्रेटरी थे। इनसे पहले कौन थे? राहुल सिंह थे। ये कहां गए? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर इनका ट्रांसफर हुआ है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। CBSE के बारे में अगर पता करें तो ये काम क्या करता है? शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से संचालित करता है, सिलेबस निर्धारित करता है और एग्जाम के रूल्स को बनाता है। CBSE का अगर एस्टेब्लिश्ड ईयर का बात करें तो 1919 में CBSE का स्थापना हुआ था। क्या CBSE का स्थापना 1919 में हुआ था? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ये अंडर किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। तो यहां से 2-3 सवाल बन सकता है, जैसे कि CBSE के नए चेयरमैन, ठीक है, इनके पहले कौन थे? और ये सेक्रेटरी नहीं पूछता है, बट चेयरमैन आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए, हमारा अगला सवाल है, टॉपिक है वर्ल्ड बाइसिकल डे। कब मनाते हैं हम लोग? 3 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को, ठीक है। मेन पर्पस क्या है इसका? आखिर इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले सिंपल है, आसान है, अफोर्डेबल है, कम खर्च का है, 5, 7, 10 तक का साइकिल बहुत अच्छा मिल जाता है, रिलायबल है, साथ देगा LIC की तरह, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है। आप इसके साथ बहुत सहज ढंग से पैडल मार के आराम से जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसमें ना ही ब्रेक ऑयल है, ना ही
मतलब ज्यादा पैसा लगेगा नहीं, ना ही सर्विसिंग का लोचा है, ना ही पेट्रोल का लोचा है, ना ही ब्रेक का लोचा है, ना ही ब्रेक ऑयल जो जो कुछ भी ना जाने क्या क्या होता है। कार्स और बाइक्स की तरह इसमें ज्यादा लोचा नहीं है। बस साइकिल उठाइए, हवा डलवाइए और मस्त चलाइए। और सबसे बड़ी बात, डिजीज फ्री रहिए। आप बीमारी से मुक्त रहेंगे, आप फिट रहेंगे फिजिकली। वर्ल्ड बाइसिकल डे का थीम क्या है, ये पूछता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे का थीम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बाइसिकल डे का थीम क्या है, थीम पूछा जाता है एग्जाम में। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे का थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। आप लोग ये याद रखिए, याद कर लीजिए, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। इसका थीम ये भी है, कार्बन एमिशंस को कम करता है। कार्बन एमिशंस को, बहुत अच्छा है, कार्बन कार्बन एमिशंस को कम करता है। ट्रैफिक कंजेशन को घटाना है। सस्टेनेबल और हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने का काम करता है। इस पर केंद्रित है, इस पर जोर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, न्यू स्पेसीज डिस्कवरी। डिस्कवर किया गया है, क्या किया गया है? एक प्रजाति है, उसका नाम है मेसालिना बिश्नोई। नाम बड़ा प्यारा है, मेसालिना बिश्नोई। ये किस प्रजाति का नाम है? हाल ही में राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में ये छिपकली मतलब लिजार्ड देखने को मिला है, जिसका नाम है मेसालिना बिश्नोई। बेसिकली बात ये कर रहे हैं हम लोग कि मेसालिना बिश्नोई किस स्पेसीज को डेडिकेट किया गया, मतलब ये किस स्पेसीज का है। तो ये सवाल आता है, छिपकली, छिपकली का नाम है मेसालिना बिश्नोई। अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है, कहां से? राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर से। चूंकि ये काफी ज्यादा ड्राई एरिया में पाया जाता है, बहुत शुष्क एरिड जोन में पाया जाता है, बहुत शुष्क एरिड जोन में पाया जाता है। राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में इसको खोजा गया है। अगर बिश्नोई कम्युनिटी का बात करें तो बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समाज, हम ऐसा समझते हैं कि आप सबसे अनभिज्ञ नहीं होंगे, आप सब इस नाम से अनभिज्ञ, अनअवेयर नहीं होंगे। बिश्नोई समाज को या फिर बिश्नोई बहुत ज्यादा पशु प्रेमी होती हैं, पशु प्रेमी होते हैं। और उन्हीं को सम्मान में, उनके सम्मान में, बिश्नोई समुदाय के लोगों के सम्मान में इस लिजार्ड, इस छिपकली का नाम मिसेलिना बिश्नोई रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं। अब ये दिखती कैसे है, देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना अगले सवाल में। ठीक है, वेन ऑडिट मैटर्स, ये एक किताब है, ये एक किताब है, बहुत अच्छा किताब है। वेन ऑडिट मैटर, वेन ऑडिट मैटर्स, CAG, इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। ये एक ऐसा किताब है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। विनोद राय फॉर्मर CAG रह चुके हैं, फॉर्मर CAG रह चुके हैं। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, एक बुक वेन ऑडिट मैटर्स, CAG, इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। कौन लिखा है? विनोद राय। कौन थे? पहले CAG रह चुके हैं। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। अगर CAG विनोद राय का बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित भी हो चुके हैं। CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। आर्टिकल 148 के तहत, आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 148 में क्या लिखा है कि CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये कब से कब तक रहे थे? 2008 से 2013 तक। कौन? विनोद राय, CAG रहे थे। काफी अच्छा अच्छा स्कैम इन्होंने पकड़ा। सबसे पहले 2G स्पेक्ट्रम, फिर आता है कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम। ये जो CAG पोस्ट है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति CAG को मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। डेनमार्क की लगातार तीसरी बार PM, बहुत इंपॉर्टेंट है, PM से मतलब नहीं है, डेनमार्क की तीसरी बार, लगातार तीसरी बार PM कौन बनी? डेनमार्क की लगातार तीसरी बार, जैसे कि IPL टीम लगातार दूसरी बार तीसरी टीम कौन बनी, लगातार दूसरी बार तीसरी टीम कौन बनी, उसी तरीके से डेनमार्क की लगातार तीसरी बार, हम बार बार बोल रहे लगातार तीसरी बार PM कौन बनी? मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की लगातार तीसरी बार PM कौन बनी?
मेटे फ्रेडरिक्सन। मार्च में इलेक्शन हुआ था डेनमार्क में। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें मार्च में इलेक्शन हुआ था। डेनमार्क का कैपिटल अगर बात करें तो कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। वहां पे करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। इंडिया और डेनमार्क मिलकर ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप कर रहा है। लॉन्च ईयर कब हुआ था, मतलब इंडिया और डेनमार्क क्या किया है, ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप। ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप ये है, यही स्ट्रेटेजी है, यही थीम है। 2020 में इंडिया और डेनमार्क का ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इरादा होता है। तो उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी का, क्लाइमेट एक्शन का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना है। इस स्ट्रेटजी इस पार्टनरशिप भारत और डेनमार्क के थ्रू, सॉरी एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि डेनमार्क की लगातार तीसरी बार पीएम कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया, 5 जून को मनाया गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया, 5 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या है, थीम आप लोग याद रखिएगा, जैसे वर्ल्ड बाइसिकल का थीम, उसका थीम, इसका थीम, उसी तरीके से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या है, इसका थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ओके, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली बार सम्मेलन हुआ। 1972 में एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार समिट हुआ, पहली बार सम्मेलन हुआ। उसके बाद हर साल 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। ये वेड का मतलब आप लोग वेडनेसडे मत समझिएगा, वेडनेसडे नहीं है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्फ्रेंस मतलब ये जो पर्यावरण बचाने के लिए ये जो इस उद्देश्य से समिट हुआ था, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। कहां हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, याद रखिएगा आप लोग, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। वहां पे ये समिट हुआ था। कौन सा समिट, पर्यावरण संरक्षण, कब हुआ था, 1972 में। उसके बाद हर साल 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से जानते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं। इसमें 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट हुए थे। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन सा है, किसको चुना गया है? भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किसे चुना गया है? चुमार गांव। ये जो चुमार गांव है कहाँ है, लद्दाख। ठीक है, भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किसे चुना गया है, चुमार गांव को। कहाँ है, लद्दाख में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मॉडल बॉर्डर विलेज का क्या मतलब है, विलेज का मतलब आप लोगों को पहले से पता हो, गांव। और बॉर्डर का बात करें तो जो हमारे नियरेस्ट कंट्रीज हैं उनका जो सटे हुए राज्य के जो गांव होते हैं, ठीक है, वहां पे उस गांव को मॉडल बनाया जाएगा, मतलब बेहतर तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मॉडल कहने का मतलब ये है कि वहां पे पैसिव सोलर हाउसेज हो। पैसिव सोलर हाउसेज का मतलब होता है कि अगर -35 डिग्री सेल्सियस भी जाए तो वहां का स्थिति अनुकूल रहे, वाटर सप्लाई बेहतर हो, सैनिटेशन का प्रोविजन बेहतर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी मतलब वहां पे इंटरनेट भी बेहतर ढंग से काम करे। ये सब कुछ फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे, मॉडल बॉर्डर विलेज में। पहला कौन सा है, चुमार गांव, लद्दाख का। और वहां पे कम्युनिटी हॉल भी हो छोटे मोटे मीटिंग्स के लिए। ये 2 फेज में काम किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम चुमार गांव का बात करें तो वहां पे अभी 24 घर, 24 फैमिलीज रह रहे हैं, 24 फैमिलीज रह रहे हैं, और जिसमें 90 मेंबर्स हैं टोटल मिलाएंगे तो, मतलब चुमार गांव में टोटल 90 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये लोग मॉडल बॉर्डर विलेज का उद्देश्य क्या है, मॉडल बॉर्डर विलेज का इंटेंशन क्या है, मेन थीम ये है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 90 लोग मात्र यहां रह रहे हैं। अगर वहां पे फैसिलिटी नहीं देगी भारत सरकार तो ये लोग माइग्रेट करेंगे कहीं और अगर ये लोग माइग्रेट करेंगे तो अगर चाइना के आसपास हो तो चाइना वाले जो चाइना ट्रूप्स होते हैं वो आसानी से अंदर आ सकते हैं, और अंदर आएंगे तो फिर हमारे
जो भारतीय सेना के अधिकारी लोग होते हैं, भारतीय सेना होती है, उनको बहुत दिक्कत होगा फिर असॉल्ट करने का या फिर रिटॉर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब कुछ माइंड में रखते हुए ये मॉडल बॉर्डर विलेज का योजना लाया गया है, ताकि ये जो योजना आप लोग देख रहे हैं मॉडल बॉर्डर विलेज को, इसको 2 फेज में कंप्लीट करेगी भारत सरकार। सबसे पहले ये फेज वन ये किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, मतलब गृह मंत्रालय के अंडर में 2 फेज में गांवों को मॉडल बनाया जाएगा, ऐसे गांवों को जो दूसरे कंट्रीज के बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं। फेज वन की अगर बात करें तो चाइना से सटे हुए कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। फेज वन में 4800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ये सब स्टेट के गांव को मॉडल बनाने के लिए। फेज टू की बात करें तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर से सटे गांवों को शामिल किया गया इसमें कितना लागत है? मोटा मोटी 6,839 करोड़ रुपया, और इसको 3 साल का वक्त लगेगा 2026 से 29 के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे सवाल क्या आएगा? मॉडल भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज चुमार गांव कहां है? लद्दाख। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज चुमार गांव कहां है? लद्दाख। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा यह है कि फोतुला दर्रे मतलब फोतुला पास जो है उसके पास एक टनल बन रहा है 1196 करोड़ की लागत से। ये टनल कहां बन रहा है? लद्दाख में। ओके, NH1 पर बनाई जा रही है, NH1 पर बनाई जा रही है। अब देखिए टनल बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और काफी अल्टीट्यूड पे है, तो लैंडस्लाइड और बर्फ से ढक जाने की वजह से ठंड के दिनों में वहां का यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से ठप हो जाता है, जिसके वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। लिहाज लाजमी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा नहीं रहेगा तो फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक टनल बनाया जा रहा है, कहाँ? कौन सा? लद्दाख में फोतुला दर्रे, NH1 पर बनाया जा रहा है। ये सब याद रखिएगा, आप याद करने वाला पॉइंट यही सब है। कहाँ पे? NH1 पे फोतुला दर्रे, फोतुला पास के पास टनल बन रहा है। पर्पस ये है कि इससे बचे। 1.96 किलोमीटर का ट्विन ट्यूब बन रहा है। ट्विन ट्यूब मतलब एक तरीके से जाना और एक तरफ से आना। ऑलराइट, जास्कर रेंज में ये टनल आपको देखने को मिल सकता है। जास्कर रेंज में ये टनल आपको देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये जो दर्रा है फोतुला, फोतुला पास जो है ये सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा पास है। श्रीनगर ले हाईवे पे ये है। NH1 को श्रीनगर और ले हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। NH1 जो है हमारा वो जम्मू कश्मीर के उरी उरी जिले से लेकर श्रीनगर तक है। 167 किलोमीटर का NH1 है। NH1 कितने का? कितने मतलब कितने किलोमीटर का? 167 किलोमीटर का है। झेलम नदी, झेलम घाटी का जो नदी होता है ना, झेलम नदी का जो घाटी होता है ना, उसके पैरेलली ये चलता है NH1। फोर्तुला पास या नामिका ला पास इसी हाईवे पे मतलब NH1 हाईवे पे ही है। याद रखिएगा सवाल, फोतुला पास या फोतुला दर्रे कहां पे बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। कहां? किस पे? NH1 पे बन रहा है। वजह आप लोग को हम बता दिए, जास्कर रेंज में ये आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। भारत की 100वीं रामसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम ये बता देते हैं भारत, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिएगा, इसको नोट करिएगा। भारत की 100वीं रामसर साइट, रामसर का मतलब होता है वेटलैंड। भारत की 100वीं रामसर साइट किसे चुना गया है? तो भारत की 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, बलिया में दिया गया है। बलिया को दिया गया है। बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बलिया। उस जगह को जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को 100वीं रामसर साइट के नाम से नाम दिया गया है। 100वीं, याद रखिएगा। ये किस लिए होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। माइग्रेट किए हुए जो पक्षी होती हैं उनके संरक्षण हेतु ये है। रामसर कन्वेंशन एडॉप्ट 1971 में किया गया था। 1971 में इसे अडॉप्ट किया गया था। वेटलैंड के संरक्षण हेतु भी ये काम करता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इसी के साथ देख लेते हैं, बहुत वेटलैंड है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं।
अब हम लोग चूंकि सौवी का बात किए, सौवी रामसर साइट है, तो सौवी से पहले जस्ट 99 भी होगा, 99th वो देख लेते हैं जरा सा। 99 99वीं रामसर साइट शेखा झील बर्ड सेंचुरी, जो कि अलीगढ़ यूपी अप्रैल 2026 में मिला। याद रखिएगा आप लोग, सौवी तो रामसर आई मीन बलिया उत्तर प्रदेश मिला है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, लेकिन सौवी से पहले 99 शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 फिर से देखिएगा। 99 से पहले 98 या 98वां चारी धांध वेटलैंड, जो कि कच्छ गुजरात फरवरी 2026 में दिया गया है। और इसी के साथ फरवरी में ही अगर 97 या फिर 97 का बात करें तो पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, इसे भी फरवरी 2026 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे एक और सवाल आ सकता है, या 2-3 सवाल हम बता देते हैं। पहले तो हमारा ये है कि भारत की 100वीं रामसर साइट आपको देखने को मिला, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, कहां पे है? बलिया। बलिया किस राज्य का जिला है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इससे 3 सवाल क्या आ सकता है? वो 100वीं बता दिए, 99 बता दिए, 98 बता दिए, 97 बता दिए। इससे जो 3 सवाल हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड मतलब किसे दिया गया था? रामसर साइट किसे बनाया गया था? 1981 में चिल्का लेक उड़ीसा, और उसी दौरान उसी समय केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान रामसर साइट के नाम से चुना गया था। और दूसरा है, पहला ये हो गया कि भारत का पहला क्या है? 1981 में चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के पास है, और दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। पहला रामसर साइट। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ऑलराइट। और तीसरा महत्वपूर्ण, सबसे छोटा, मतलब भारत का सबसे पहला रामसर साइट 1981 चिल्का लेक और केवलादेव, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट आपका ये देखिए सुंदरबन डेल्टा, और भारत का सबसे छोटा रामसर साइट क्या है? रेणुका वेटलैंड, जो एचपी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, मतलब है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं, हाल ही में जेपी दास का निधन हुआ है। जेपी दास का निधन हुआ है, तो ये जेपी दास कौन थे? जेपी दास का निधन 90 वर्ष की आयु में हुआ। ये एक पूर्व आईएएस ऑफिसर है। कौन? जेपी दास। ये उड़िया भाषा के साहित्यकार थे। जेपी दास जो थे, जिनका अभी निधन हुआ, ये उड़िया भाषा के साहित्यकार थे, उड़िया भाषा के साहित्यकार थे। इनका जन्म 26 अप्रैल 1936 पुरी में हुआ था। पुरी में 26 अप्रैल 1936 में जेपी दास जी का जन्म हुआ था। जेपी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, जगन्नाथ प्रकाश दास। जगन्नाथ मंदिर भी पुरी में है, पुरी में इनका जन्म भी हुआ था, जगन्नाथ भगवान भी वहीं पे हैं, इनका नाम भी जगन्नाथ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1958 में ये आईएएस बने, जगन्नाथ प्रकाश दास जी 1958 में ये आईएएस बने। और हालांकि इनको कोई पद्म पुरस्कार तो नहीं मिला है, लेकिन उड़ीसा सरकार उड़ीसा साहित्य अकादमी अवार्ड 1975 में इन्हें प्रदान की थी। और भी इनको एक सम्मान दिया गया है, सरस्वती सम्मान। स्पेलिंग गलत है दोस्तों, माफी चाहते हैं। सरस्वती सम्मान 2006 में जेपी दास जी को मिला था। क्वेश्चन इससे ऐसे बन सकता है कि जेपी दास जी का निधन हुआ वो किस क्षेत्र के थे? तो उड़िया भाषा के साहित्यकार थे, आईएएस ऑफिसर भी रह चुके ये हैं हमारे रिस्पेक्टेड जेपी दास जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। वर्ल्ड बैंक में भारत के, बहुत अच्छा सवाल है, वर्ल्ड बैंक के, नोट करिएगा आप लोग, वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम बताइए। नीलकंठ मिश्रा अभी हाल ही में करंटली अपॉइंट किया गया है। किन्हें? वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक के नए भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा। अभी तक कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। मतलब नीलकंठ मिश्र के पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक पॉलिसीज को, ऑपरेशन को, लेंडिंग डिसीजन का निगरानी करती है, और सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व
रिप्रेजेंट करती हैं, लीड करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नीलकंठ मिश्रा के बारे में, तो ये वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब यूआईडीएआई के चेयरमैन भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि यूआईडीएआई के चेयरमैन कौन है, तो नीलकंठ मिश्रा। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो यही है। ये सेम वैसा हो गया जैसे कि राज्यसभा के हेड कौन है, सीपी राधाकृष्णन, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, सीपी राधाकृष्णन। सेम उसी तरीके से ये हो गया। यूआईडीएआई के चेयरमैन कौन है, नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक के में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, नीलकंठ मिश्रा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। करता क्या है, जो डेवलपिंग मतलब ऐसे देश जो अभी डेवलप कर रहे हैं, विकासशील, विकसित हम नहीं बोल रहे हैं, विकासशील देश है, उनको उनके पॉवर्टी कम करता है, गरीबी कम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक रूप से मदद करता है। फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक हो गया, असिस्टेंस का मतलब मदद, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, ठीक है। तो जो ऐसे देश, विकसित देश, हम फिर से बोल रहे हैं, विकसित देश नहीं, विकसित देश और विकासशील देश में फर्क होता है, डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनका पॉवर्टी कम करने का प्रयास वर्ल्ड बैंक करता है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनके एजुकेशन पे, इनके हेल्थ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। एस्टेब्लिश्ड ईयर अगर बात करें तो 1944। प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा, ये भी भारतीय हैं। 14 प्रेसिडेंट है, भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा देश, इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलपीजी। इंडिया को ऐसा कौन सा देश है जो हाल में एलपीजी दे रहा है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में, हमारे आपके हर घर में है, ठीक है। बहुत आज के डेट में बहुत सहज है एलपीजी, और इससे कई लोगों को फायदा भी हुआ। वो जो लकड़ी लाते थे चुन चुन के, फूंक मारते थे, धुआं उठता था, कभी कभी बारिश के मौसम में लकड़ी जलता भी नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इसकी फिर एलपीजी आने से हमारी घर की महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सबसे ज्यादा, सबसे ऐसा कौन सा देश है जो भारत को सबसे अधिक एलपीजी प्रोवाइड किया है, एलपीजी सप्लाई किया है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर फरवरी 2026 का बात करें तो एलपीजी महज 14% इंपोर्ट किया गया था। वही अगर हम बात करें मई मंथ का अगर बात करें तो एलपीजी 55% लिया गया है, 55% लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट के देशों से, पहले मिडिल ईस्ट के देशों से 81% तक एलपीजी इंपोर्ट करवाते थे। मिडिल ईस्ट एशिया के, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज है ये जरा देख लेते हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर है सऊदी अरबिया, फिर है कुवैत, फिर है कतर। मई 2026 तक देखिए कितना डाउन हो गया है, महज 16%। हॉर्मुज बंद होने की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से ये दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। एलपीजी का फुल फॉर्म है, बता चुके हैं, लिक्विफाइड, सॉरी लिक्विड है, लिक्विफाइड होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंपोजिशन का अगर बात करें, एलपीजी बनता कैसे है, कौन से दो गैसेस के मिश्रण से एलपीजी तैयार होता है, याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछ सकता है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एलपीजी किस दो गैसेस के मिक्सचर से बना होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रहेगा आप लोग को, नोट कर लीजिए, छोटा मोटा चीज भी पूछता है एग्जाम में जो हमारे दिमाग से स्लिप कर जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। बता चुके आप लोग, आजकल हमारे घरों में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया T20 न्यू कैप्टन, भारत के T20 के नया कप्तान किसे चुना गया है, अभी तक कौन थे, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के जगह पे कौन आया है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, बीसीसी का डिसीजन लिया गया है ये कि सूर्य कुमार यादव के जगह पे श्रेयस अय्यर को नया कप्तान चुना गया, T20 का नया कप्तान चुना गया।
किसको? श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर से पहले कौन थे? सूर्य कुमार यादव, सॉरी। इनका जन्म मुंबई में हुआ है। निकनेम, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन निकनेम इनको इनको प्यार से सरपंच साहब बुलाया जाता है। सरपंच साहब बुलाया जाता है किनको? श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर कौन है? इंडिया के T20 टीम के नए कप्तान चुने गए हैं। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म जरा देख लें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। गॉट इट। फाउंड, बीसीसीआई का फाउंड कब हुआ? फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1928। बीसीसीआई का फाउंडेशन ईयर 1928। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में ही है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मिथुन मनहास। याद रखिएगा आप लोग, किसी एग्जाम में प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, ठीक है। सेक्रेटरी के बारे में तो नहीं पूछेगा, पर फिर भी हम दे दिए हैं, आप लोग नोट करना है तो कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट पूछता है, ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, ठीक है, और सेक्रेटरी देवाजीत शैकिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, आज का प्रयास हमारा यहीं तक था। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट संडे को मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स के साथ। आप लोगों के लिए फिर से नया करंट अफेयर्स लेके आएंगे नर्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्ण।